यो वेलकम बैक टू एनीमैन। चलो आज एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसे लेकर फैंडम पूरी तरह दो हिस्सों में बटा हुआ है। द वाटर हाशिरा गियू तोमियोका। गियू के फैंस कहते हैं कि वो टॉप टियर है, पर उनके हेटर्स हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि गियू एकदम मिड और एवरेज कैंडिडेट है जो इन्फिनिटी कासल आर्क में सिर्फ और सिर्फ डीमन स्लेयर मार्क के मिलने के बाद ही कुछ कर पाया। लोग कहते हैं वो मार्क के बिना कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों आज आज हम इस बेबुनियाद डाउन प्ले को पूरी तरह मिटा देंगे। आज हम उन लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को चैलेंज करेंगे जो सिर्फ फ्लैशी एलिमेंट्स देखते हैं, दिमाग नहीं चलाते। आज हम बात करेंगे गियू तोमियोका की प्योर बेस फॉर्म की, बिना किसी मार के, बिना किसी रेड ब्लेड के। हम उनके एलीट डिफेंसिव मैकेनिक्स, काइनेटिक रीडायरेक्शन और उस एब्सोल्यूट मीट ग्राइंडर फाइट को एनालाइज करेंगे जिसे ध्यान से देखने पर हेटर आर्मी के होश उड़ने वाले हैं। तो हेडफोन्स लगा लो, दिमाग के सारे विंडोज खोल लो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन को ब्लिट्स कर दो, क्योंकि हम अब 400 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द हिट करने वाले हैं। चलो सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जहां पूरे कमेंट सेक्शन में आग लगने वाली है, द अकाजा कॉन्ट्रास्ट। कैजुअल फैंस हमेशा गियू को रेनगोकू से नीचे स्केल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रेनगोकू ने अकाजा को मौत के कुएं तक पुश कर दिया था। पर चलो इसके पीछे का नरेटिव और साइकोलॉजिकल ट्रुथ समझते हैं। मुगेन ट्रेन पर अकाजा का दिमाग और उसका मकसद बिल्कुल अलग था। अकाजा वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ रिक्रूटर। वो रेनगोकू के जज्बे, उसकी फाइटिंग स्पिरिट और उसकी फिजिकल बिल्ड का दीवाना हो चुका था। वो प्यूरे फाइट में रेनगोकू के साथ भीख मांग रहा था कि डीमन बन जाओ, डीमन बन जाओ। वो मजाक कर रहा था, होल्ड बैक्स कर रहा था, और उसने अपनी हाई टियर काइनेटिक मार्शल आर्ट्स को कंप्लीटली हाइड करके रखा था क्योंकि वो रेनगोकू को मारना नहीं, कन्वर्ट करना चाहता था। अब फ्रेम शिफ्ट करो और आओ इन्फिनिटी कासल आर्क में, जहां हमारा बेस गियू खड़ा है। यहाँ अकाजा के पास टाइम पास करने के लिए एक भी सेकंड नहीं है। मुजान का डायरेक्ट ऑर्डर है और अकाजा पहले ही मिनट से 100% ब्लड लस्ट से डेड सीरियस और इमीडिएट एग्जीक्यूशन मोड में है। वो गियू को डीमन बनाने का ऑफर तक नहीं देता, बल्कि आते ही अपने सबसे डेडली मल्टी टारगेट शॉक वेव टेक्निक्स और स्पेशलाइज लेग टाइप फॉर्म्स अनलीश कर देता है। वो सारे खतरनाक अटैक्स जो उसने रेनगोकू के खिलाफ पूरी फाइट में कभी दिखाए तक नहीं थे। और हमारा बेस गियू बिना किसी मार के, बिना किसी सुपर पावर मल्टीप्लायर के उस इमीडिएट मीट ग्राइंडर थ्रेट के सामने खड़ा होता है और अकाजा के उन फेटल सीरियस स्ट्राइक्स को पंच फॉर पंच मैच करता है। एक ऐसे दुश्मन को झेलना जो आपको पहले सेकंड से राख बनाना चाहता है, एक मैसिवली सुपीरियर स्केलिंग फीट है उस दुश्मन के मुकाबले जो आपके साथ सिर्फ खेल रहा हो। रेनगोकू फैंस को ये बात हजम नहीं होगी, पर फैक्ट्स यही है। पॉइंट नंबर 2, 11th फॉर्म डेड काम। अब बात करते हैं गियू के सबसे बड़े एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक की, वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म डेड काम नागी। बहुत से कैजुअल वॉचर्स को लगता है कि नागी कोई मैजिकल फोर्स फील्ड या सुपरनैचुरल बैरियर है जो उनके आसपास बन जाता है। नो माय डूड्स, थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स पर ध्यान दो। डेड काम गियू की इनविजिबल माइक्रो सेकेंड रिएक्शन स्पीड और अल्टीमेट स्वॉर्ड्समैनशिप का पिनिकल फ्लेक्स है। गियू अपनी ब्लेड को इतनी हाई हाइपरसोनिक स्पीड और एब्सोल्यूट प्रिसीजन से मूव करता है कि वो सामने आने वाले किसी भी अटैक की काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे उनके सराउंडिंग की हवा एकदम स्टिल यानी शांत हो जाती है। मांगा पैनल्स में साफ दिखता है कि जब अकाजा ने अपनी लॉन्ग रेंज शॉक वेव्स डिस्ट्रक्टिव डेड डिसऑर्डर फेंक कर मारी, तो बेस गियू ने बिना किसी मार्क के अपने डेड काम से उन सारी डिस्ट्रक्टिव शॉक वेव्स को हवा में ही मिटा दिया। शॉक वेव्स को पैरी करने के लिए आपको नॉर्मल इंसानी रिफ्लेक्सेस से सदियों आगे होना पड़ता है, क्योंकि वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिन्हें आप देखकर तलवार से रोक लो। वो प्योर काइनेटिक फोर्स वेव्स होती हैं। बेस फॉर्म में इस तरह का रिएक्शन टाइम और एग्जीक्यूशन डिस्प्ले करना ये प्रूव करता है कि गियू का बेस स्पीड टियर पूरे कॉप्स में सबसे ज़्यादा एलीट और अनडिफाइंड फाइटर्स से कहीं ऊपर स्केल करता है। गियू यहाँ सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो प्योर स्किल के दम पर अपर 3 को रॉ आउटपुट में ओवरराइड कर रहा था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी की। देखो, तेंगेन उजुई के पास तो एक फ़ायदा है कि उसकी फिजिक बहुत ज़्यादा मैसिव है और उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस भी है। पर गियू गियू एकदम स्टैंडर्ड नॉर्मल ह्यूमन बिल्ड के साथ आता है। उसके पास कोई जेनेटिक एडवांटेज नहीं है, पर ब्लेड में उसके पास है वाटर ब्रीदिंग की एब्सोल्यूट मास्टरी। वाटर ब्रीदिंग का मेन कोर पॉइंट ही है स्टैमिना कंजर्वेशन और ऑक्सीजन एफिशिएंसी। गियू अपने शरीर के अंदर के ऑक्सीजन के फ्लो को इस तरह कंट्रोल करता है कि वो लंबे समय तक बिना थके पीक परफॉर्मेंस दे सके। अकाजा के हैवी बोन क्रशिंग पंचेस का फिजिकल इंपैक्ट अब्जॉर्ब करने के बाद भी, उनके कॉन्टिन्यूस बैरेज स्ट्राइक्स को पैरी करने के बाद भी, गियू का बेस स्टैमिना बहुत कम ही ड्रॉप होता है। जब तक उन्हें मार्क नहीं मिलता तब तक वो पूरी इंसानी लिमिट, लंग कैपेसिटी और रॉ फिजिकल एंड्योरेंस के दम पर बैटलफील्ड पर टिके रहते हैं, जहां नॉर्मल स्लेयर्स का दिमाग एयर प्रेशर और दुश्मन की स्पीड देखकर ही क्रैश हो जाता। अब बात करते हैं कि गियू स्केल कहाँ करता है।
देखो, उसको उसके पीयर्स के साथ स्केल करते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि बेस गियू वर्सेस बेस सानेमी में कौन स्ट्रांग है। देखो, सानेमी के पास रॉ ऑफेंसिव फेरोसिटी बहुत इंसेन है। उसका मारिची ब्लड डीमंस को इंटॉक्सिकेट करने के लिए भी अलग लेवल का हैक्स है। पर अगर हम इन दोनों का एक प्योर क्लीन 1 वर्सेस 1 एक्सचेंज देखें तो सानेमी के क्योटिक विंड स्लैशेस और रिलेंटलेस अटैक्स प्रेशर को गियू का डेड काम परफेक्टली काउंटर और न्यूट्रलाइज कर सकता है। मांगा में तो इनके बीच स्पार मैच भी हुआ था, जो कि अब एनिमेट भी हो चुका है। ये दोनों बेस फॉर्म में एक दूसरे के परफेक्ट डायनामिक इक्वल्स हैं और वो स्पारिंग मैच भी एक ड्रॉ में ही एंड हुआ था। एक कॉप्स का अल्टीमेट ब्लेड है और एक अल्टीमेट शील्ड। अगला और सबसे बड़ा डिबेट, बेस गियू वर्सेस बेस रेनगोकू। रेनगोकू के पास उनका सिग्नेचर अटैक पोटेंसी जरूर है, पर जैसे कि हमने पहले ही मिनट में एनालाइज किया, गियू का सीरियस ब्लड लस्टेड अकाजा के डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स को हैंडल करने का फीट रेनगोकू के नॉन सीरियस होल्डिंग बैक अकाजा को हैंडल करने के फीट से कई ज़्यादा बड़ा और स्केलेबल है। इसलिए बेस फॉर्म की स्ट्रिक्ट हायरार्की में गियू बिना किसी डाउट के रेनगोकू के ऊपर स्केल करता है। और आखिरी में बात करते हैं उन लोगों की जो बोलते हैं गियू से तेज तो तोकी तो है। माय डूड्स, बेस मुइचिरो को अपर मून 5 ग्योको ने बिना अपने 100% दिए एक सिंपल वाटर वेस में ट्रैप करके पूरी तरह हम्बल कर दिया था, क्योंकि बेस मुइचिरो की उम्र कम थी और उसके बेस रिएक्शंस अनरिफाइंड थे। अगर हम वहां बेस गियू को रख दे तो ग्योको के उन पॉइजन नीडल्स को गियू अपने डेड काम से 1 सेकंड में हवा में पैरी कर देगा। प्लस गियू का फिजिकल आर्म स्ट्रेंथ लेवरेज इतना अच्छा है कि वो उस वाटर प्रिजन पॉट को बिना किसी मार्क के चिथड़े चिथड़े कर देता। बेस गियू स्टैट्स और फीड्स दोनों में बेस मुइचरो से कहीं ज़्यादा आगे स्केल करता है। तो दोस्तों, जो आप सारे मैथमेटिकल और टेक्निकल पॉइंट्स को टेबल पर रखते हो, वो सीरियस अकाजा का इंटेंस लेवल एग्जीक्यूशन प्रेशर, डेड काम का काइनेटिक रीडायरेक्शन मैकेनिक्स और बेस स्टैमिना आउटपुट, तो वर्डिक्ट एकदम साफ है। गियू तोमियो का कोई एवरेज या मार्क पर डिपेंडेंट रहने वाला स्लेयर नहीं है, बल्कि बेस फॉर्म में ही एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर वॉरियर है। पर हे, ये तो मेरी प्योर लॉजिकल एनालिसिस थी। अब मुझे सुनना है आपसे, यानी एनी मैन की इस दिमागदार लॉजिक वाली आर्मी से, क्या आपको लगता है कि अगर गियू मुगेन ट्रेन पर होते तो उनका डेड काम सुबह तक सबको जिंदा बचाने के लिए काफ़ी होता? अपनी सबसे सॉलिड काउंटर लॉजिक और टीयर लिस्ट नीचे कमेंट्स में लेकर आओ। देखते हैं किसकी स्केलिंग आर्मी सबसे स्ट्रांग है। अगर ये डीप डाइव एनालिसिस फॉर्मेट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को दबाकर लाइक करो, उन रेनगोकू फैंस के साथ शेयर करो और उन्हें शॉक करो, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि गाइस अब हमने 300 तो हिट कर लिया है, बट अब हमारा नेक्स्ट गोल 400 का है। मिलते हैं एक और नए बैंगर टेक्निकल ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए कीप स्केलिंग।